सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप लोग अभी एमपीपीएससी के पेपर्स भी देख रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो आपको वहाँ सीधे सीधे मिलेंगे। यूपीएससी के तो सिलेबस को हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। जो लोग यूपीएससी देते रहते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेवेंट लगेंगे। आपको लगेगा कि ये जो हम पढ़ाते हैं वो उस सिलेबस के ज़्यादा नज़दीक है। एमपीपीएससी का स्वरूप थोड़ा बदलता रहा, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रही। स्थानीय चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मध्य प्रदेश के हैं और यूपीएससी में भी जाएंगे तो उनसे इंटरव्यू में मध्य प्रदेश की चीज़ें डीप में पूछी जाएगी, तो आपको डीप में करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। तो एमपीपीएससी की तैयारी भी यदि एक बार जरूर करनी चाहिए, यूपीएससी वाले को भी एक बार जरूर करनी चाहिए। एग्ज़ाम दे ना दे, लेकिन सिलेबस को जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आईएएस के इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि स्थानीय चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, लोकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। आप जहाँ के हैं, उस प्रदेश की, उस जिले की, उन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपका तैयारी एमपीपीएससी करवा देता है। तो ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं दोनों में बराबर है। एक तो स्टैटिक है, हमेशा आता है, सदाबहार है। मेंस में उसका वेटेज है। मेंस में फर्स्ट पेपर में यूपीएससी के हिसाब से तो लगभग केवल मॉडर्न हिस्ट्री भी 20% 25% है। एमपीपीएससी में भी है, तो अच्छा खासा परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा वेटेज है जिस हिस्से को हम पढ़ रहे हैं। और ख़ास करके इन दिनों में जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सोशियो रिलीजियस वाला, तो वो उस मॉडर्न हिस्ट्री में फिर 20% इम्पॉर्टेंट है, यानी 20 क्या बल्कि 25% कह सकते हैं। तो उसका वेटेज फिर मॉडर्न हिस्ट्री में भी इस हिस्से का सबसे ज़्यादा है। तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। प्रीलिम्स में जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। नारे दिए गए वो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, बेलूर मठ की स्थापना कब हुई, सत्यार्थ प्रकाश क्या है, किसने लिखा है, गुलामगिरी किसने लिखी है, संवाद कौमुदी किसका है, मिरातुल अखबार किसका है, बैथून कॉलेज, बैथून स्कूल, ईश्वरचंद विद्यासागर, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब का है, 1856 का। ऐसे ही शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब गए थे। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट किस किस ने मिल के बनाई, कहाँ स्थापना हुई थी, भारत में मुख्यालय क्या था। ये तो ऐसे करके ये सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है। आप देख रहे होंगे, मैं 100 क्वेश्चंस बोल सकता हूँ इसी हिस्से से, जो एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं। कई बार 2-2, 3-3 क्वेश्चंस होते हैं, लाइन से होते हैं। तो इस हिस्से को आप छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस हिस्से को डीप में करना चाहिए। और मेंस में ये हिस्सा जरूर पूछा जाता है। और खास करके जो रिजीम है, अभी जो सत्ता है, अभी जो शासन चल रहा है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उसमें ये ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ है, क्योंकि ये न तो हिंदुत्व की बात उस तरह से करता है तो कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, बट ये सपोर्ट करता है हमारे एंशिएंट नॉलेज को, हमारे प्राचीन हिंदू सनातन धर्म की जो बात हम लोग करते हैं, वेद की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, उपनिषदों की, खास करके वेद और उपनिषदों की जो बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, शंकराचार्य जी की बात करते हैं, तो उन धर्म को काफ़ी सपोर्ट करता हुआ हिस्सा है। और हिस्ट्री में ऑथेंटिक पार्ट है, मतलब दूसरी चीज़ें जो धर्म की है वो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, कल्पना हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें कई लोग कोरी गप मानते हैं कि ये केवल गप है और इसको धर्म मान लिया गया है। कई लोग उसको अंधविश्वास मानते हैं, कई लोग उसको जादू टोना मानते हैं, कई लोग तंत्र विद्या मानते हैं। तो वो सब बदनाम क्षेत्र ज़्यादा है। लेकिन हिस्ट्री में जो पढ़ाने वाला हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
ये बिल्कुल क्लासिकल है और ये हिस्सा जरूर पूछा जाता है क्योंकि ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ा हुआ हिस्सा है और ये व्यक्ति की ज़िंदगी में परिवर्तन भी लेके आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज में एथिक्स का पेपर शुरू किया है, उस एथिक्स के पेपर में इस हिस्से से बहुत सारी चीज़ें जो की त्यों ली गई है कि अगर एक अच्छा ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, आदर्श ऑफिसर कैसा होना चाहिए, सत्य पे चलने वाला, सत्यनिष्ठा वाला आदमी कैसा होना चाहिए। तो सत्यनिष्ठा की परिभाषा, ईमानदारी की परिभाषा, कर्म की परिभाषा, एक जागरूक व्यक्ति की परिभाषा, एक लीडर की परिभाषा कि एक नेता कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए। नेता मतलब नेतृत्व, लीडरशिप। कलेक्टर भी पूरा डिस्ट्रिक्ट का लीडरशिप देखता है ना, तो वो लीडर हुआ। तो ऐसी लीडरशिप। फिर कानून कैसा होना चाहिए, जनता के इसमें वेलफेयर यानी कि दया की भावना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कल्याण के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए काम करने वाली भावना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी हिस्से से निकल करके आती है। तो एथिक्स का पूरा पेपर। और फिर ऐसे निबंध में जो आपसे खूबी जानने की कोशिश होती है, तो अभी भी आपने एमपीपीएससी के निबंध आप देखोगे तो उसमें था संघर्ष बनाम जीवन। हम यहाँ गीत गाते हैं, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। वो पूरा वो निबंध है कि संघर्ष और जीवन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हम लोग बात करते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विनवाद जो पूरा का पूरा है वो संघर्ष पे जुड़ा है। जीवन वही है जो संघर्ष में कामयाब हो जाता है वो जिंदा रहता है, जो संघर्ष में कामयाब नहीं होता है वो नष्ट हो जाता है। तो संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना, कैपेबल बनाना। कंपटीशन में बस ये है कि संघर्श करते समय में हमको समस्या सामने दिखती है, सामने वाला आदमी जिससे हमारा संघर्ष है वो हमें सामने दिखता है। कंपटीशन में वो दिखाई नहीं देता, अननोन होता है, इनविजिबल होता है। बाकी है वो भी संघर्षी, और उसमें भी वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा, यानी जिसे नॉलेज होगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीत जाएगा, बाकी बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे जो निबंध आते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी सी देर में आपको बात बताई, ये सब निबंध को करने के लिए, विवेकानंद को कोट करने के लिए, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, ये सब उदाहरण बनते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हिस्सा एथिक्स के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में तो आपका बहुत बड़ा पार्ट है, अदरवाइज वो फर्स्ट पेपर में इम्पोर्टेंट है पूरा, और इंटरव्यू के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो इस हिस्से को बिल्कुल जो है लाइट नहीं लेना है, डीप में पढ़ना है। ठीक है। तो कल तो हम पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय के बाद में खास करके केशव चंद सेन। तो केशव चंद सेन जो थे वो ब्रह्म समाज को ही लेके आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने उसका स्वरूप बदला, आदि ब्रह्म समाज। उसका कारण था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, उन्होंने दरअसल क्या है कि मैरिज की उम्र जो है 14 से 18 करने की कोशिश की। 14 और 18 साल लड़के की और लड़की की 14 साल। सरकार से कहा कि आप मैरिज की एक उम्र बना दीजिए। तो सरकार मतलब उस समय के गवर्नर जनरल, तो उन्होंने बात मान ली। ठीक है, आप कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हम मान लेते हैं। कानून बना दिया। लेकिन अपनी खुद की बेटी की शादी की बात आई तो चूंकि एक राजा से शादी हो रही थी, कूच बिहार के राजा थे, उन्होंने कहा हमें आपकी बेटी पसंद है, पर वो 13 साल की थी। 13 साल की बेटी की शादी कर दी उन्होंने। तो यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। उनके जो विरोधी थे उन्होंने कहा देखो आप कानून पास करवा रहे हो, सब लोगों को बोल रहे हो कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज को हम रोकेंगे, और आप खुद अपनी बेटी की शादी जो है वो 13 साल में कर रहे हो। तो बहुत लोग नाराज हो गए उनसे। उन्होंने कहा हम अपना रास्ता अलग करते हैं। उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज, एक नया ब्रह्म समाज बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का स्वरूप बदल गया। ऐसे ही बाद में आप जानते हो प्रार्थना समाज बना था। इन्हीं की कॉपी फिर मद्रास में भी हुई। और मद्रास जो यहाँ शब्द थोड़ा सा समझिएगा, जब कभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मद्रास शब्द की अहमियत को समझिएगा, बम्बई शब्द की भी अहमियत को समझिएगा। बॉम्बे और मद्रास का मतलब शहर नहीं है। मद्रास का सिटी का नाम चेन्नई हुआ है,
लेकिन मद्रास स्टेट था। मद्रास क्या था? राज्य का नाम था। जब कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें और वहां मद्रास लिखा हुआ है तो मद्रास शहर लिखा है, मद्रास शहर तो ठीक है, मद्रास सिटी है, वो आजकल चेन्नई है, लेकिन मद्रास स्टेट था जिसमें केरला का ट्रावनकोर को छोड़कर कुछ हिस्सा जो है केरला का आता था, आंध्र प्रदेश का, हैदराबाद को छोड़कर के बाकी आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी उसमें जाता था, कर्नाटका का हिस्सा भी था, और ये सब मिलकर के क्या बनाते थे? मद्रास राज्य। फिर बाद में वो तमिलनाडु स्टेट बना था। तो मद्रास राज्य को तोड़ करके कर्नाटक को भी कुछ हिस्सा दिया गया, आंध्र प्रदेश को भी दिया गया, केरला को भी दिया गया, और तमिलनाडु राज्य बनाया गया था। पहले वो मद्रास स्टेट था। ऐसे ही बॉम्बे स्टेट की जब बात आती है तो गुजरात और महाराष्ट्र जो अभी दिखाई पड़ता है वो बॉम्बे स्टेट था। पूरा गुजरात और महाराष्ट्र क्या था? बॉम्बे स्टेट। तो थोड़ा समझिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में मैप को देखते हुए पढ़िए, ज्योग्राफी को जोड़ते हुए पढ़िए, तो वहां पर भी इनकी शाखाएं बनी। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज लेके आए महाराष्ट्र में, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है प्रार्थना समाज। केशव चंद के साथ में ही इससे पहले एक और व्यक्ति हैं जिनको हमको याद करना चाहिए, उनका नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। कमाल के आदमी है। 24 साल की एज में तो इनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन हम उनको पढ़ते हैं। 18 साल की उम्र में वो क्लर्क बन गया था, फिर प्रोफेसर बन गया वो आदमी, मैथ्स और हिस्ट्री का प्रोफेसर था। तो 5 साल उसने कॉलेज में पढ़ाया, हिंदू कॉलेज, वही हिंदू कॉलेज जिन्होंने राजा राम मोहन राय ने जो हिंदू कॉलेज बनाया था, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय, उन दोनों ने मिलकर के जो कॉलेज बनाया उसमें वो व्यक्ति पढ़ाता था। उसकी माँ हिंदू थी, यानी इंडियन थी, और उसके फादर जो थे वो पोर्तुगीज थे, लेकिन वो लंदन में पढ़ाई की उसने, और 18 साल की उम्र में पढ़ लिख करके वो भारत आया। इंग्लिश पढ़ाता, सॉरी, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, इंग्लिश और हिस्ट्री का प्रोफेसर था, और इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को। अब इतनी कम उम्र में 18 साल में प्रोफेसर है। और चूंकि उसकी मदर हिंदू थी, इंडियन थी, तो इंडिया के बारे में भी वो जानना चाहता था। उसने खूब पढ़ा, साहित्य खूब पढ़ा, तो भारतीय धर्म को पढ़ा, भारतीय धर्म, रिलीजन, फिलॉसफी इंडिया की उसने पढ़ी, वो बहुत डीप में पढ़ी। वो प्रभावित भी था, वेदों की बात करता था, उपनिषदों की बात करता था, लेकिन अंधविश्वास को मिटाने की बात करता, क्योंकि उस समय में अंधविश्वास बहुत थे। राजा राम मोहन राय के समकालीन ही हैं लगभग, इसलिए राजा राम मोहन राय का सीरियल आप देखेंगे कभी, भारत एक खोज जरूर देखिए, भारत एक खोज सीरियल देखिए, उसमें राजा राम मोहन राय वाला एपिसोड, विवेकानंद वाला एपिसोड, ये सब इसी से जुड़े, ज्योतिबा फुले वाला एपिसोड इसी से जुड़े हुए हैं। देखिए उसको, एक बार नहीं 3 बार देखिए, एक बार नोट्स पढ़िए, फिर सीरियल देखिए, फिर वापस नोट्स पढ़िए, फिर इग्नू से पढ़िए एक बार, ई ज्ञान कोश से। ई ज्ञान कोश वेबसाइट पे जाइए इग्नू की, उससे डाउनलोड कीजिए हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें रेनेसां वाला पार्ट पढ़िए, फिर एक बार भारत एक खोज देखिए। तीनों बार आपको अलग एक्सपीरियंस आएंगे। भारत एक खोज देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग होगा, और फिर जो पिक्चराइजेशन होगा एग्जाम में, फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बिना रिवीजन के भी आप अच्छा लिख पाएंगे। कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें रिवीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सारे हिस्से को आप रिवाइज नहीं कर सकते मेंस में, टाइम नहीं होता इतना। वो 12 महीने तैयार होना चाहिए। कुछ हिस्सा ऐसा, वो ये हिस्सा है, वो सोशियो रिलीजियस वाला जो पार्ट है, 12 महीने तैयार रहने वाला हिस्सा है, इसका रिवीजन नहीं होता, रिवीजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंट याद रह जाता है। इसमें एक के बाद एक कहानियां हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस है। कभी भी स्वामी विवेकानंद उम्र में राजा राम मोहन राय से बड़े नहीं होंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय की डेथ हो चुकी है, तब विवेकानंद पैदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसमें कंफ्यूजन इस तरह से होता नहीं है। उनका काम अलग है, इनका काम अलग है। कोई किसी के काम को आगे बढ़ा रहा है तो आगे बढ़ाता हुआ दिखता है आपको, तो
स्टोरी बनती है, पिक्चर बनती है। सिनेमा में होता है ना, जैसे पिक्चर बनती है, तो घटना जो पहले की वो पहले है, बाद की घटना बाद में है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 50 साल की उम्र में हाई स्कूल में नहीं जाता, वो बचपन में था तब हाई स्कूल पढ़ा था, तो बहुत आसान होता है इसको तैयार करना। और बुराई एक बार मिट गई, जैसे सती प्रथा का अंत हो गया कानूनन, तो आगे फिर दूसरी बुराइयों पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता कि फिर से वो उसी मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया, वो पहले हो गया राजा राम मोहन राय के समय। लेकिन छुटपुट जो है घटनाएं होती रहती थी सती प्रथा की। तो विमेन इमेंसिपेशन के लिए बहुत सारी चीजें हुई है, उनमें सबसे बड़ा नाम है राजा राम मोहन राय और दूसरे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर, जो कल हमने बात की। अभी करेंगे और बात। इस बीच में जो हम बात कर रहे थे हेनरी विवियन डिरोजियो, वो नारी शिक्षा की भी बात करता है, नारी मुक्ति की भी बात करता है, फ्रीडम की भी बात करता है, वही विमेन इमेंसिपेशन की बात करता है। लेकिन वो 50-50 है, 50 इंडियन है, 50 यूरोपियन है। तो इसलिए उसको थोड़ा बाहरी आदमी टाइप बता करके उसका विरोध हुआ कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, कॉलेज में जो पढ़ा रहे हो। उन्होंने बहुत सारे डिबेट, उन्होंने कहा क्वेश्चन कीजिए, अथॉरिटी से क्वेश्चन कीजिए, डिबेट कीजिए। तो डिबेटिंग क्लब बनाए थे कॉलेज में बहुत सारे, ओपन सेशन रखिए, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। वो कवि भी थे, पोएट थे, कविताएं सुनाते थे, अवेयरनेस वाली कविताएं सुनाते थे। बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग भी उनके फॉलोअर बने थे, विवेकानंद भी उनको मानते थे, बहुत लोग मानते थे उनको। लेकिन उस समय में बहुत दिक्कत आई उस आदमी को, और खास करके एक ऐसे व्यक्ति से दिक्कत आई जिनका नाम है राधाकांत देव। राधाकांत देव जो हैं वो राजा राम मोहन राय के विरोधी हैं। जब आप सीरियल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उनकी जो संस्था है धर्म सभा, संस्था का नाम है धर्म सभा, जो प्रचार करती थी सती प्रथा के फेवर में कि सती प्रथा होनी चाहिए। महिला जी के क्या करेगी? अगर उसका पति मर गया तो वो जी के क्या करेगी? उसको सम्मान मिल रहा है, उसको उसी के साथ अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाए तो बाद में उसके नाम का चबूतरा, उसका मंदिर बनेगा, उसकी इज्जत कितनी होगी। तो वो उसको फेवर में थे, और महिलाओं को ज्यादा छूट नहीं देना है, विधवा का विवाह करना पाप है। तो पूरा कट्टर हिंदू धर्म जिसको कहते, ये जो धर्म सभा की स्थापना उन्होंने की राधाकांत देव ने, उनको कहा जाता है पुनर्स्थापनावादी। यानी वो सब चीजों को फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहते थे जो पुराने जमाने में थी। वेदों की बात वो नहीं करते, वो ज्ञाता थे, संस्कृत के विद्वान थे, वेदों के भी ज्ञाता थे, लेकिन वो वेदों की बात नहीं करते। वेदों में ओपननेस है, मॉडर्ननेस, जो अभी का जो मॉडर्न हिस्सा है वो वेदों के बराबर है। वेदों में काफी मॉडर्न था, वहां जेंडर इक्वालिटी थी वेदों में। उपनिषदों में डिबेट है, उपनिषद बिल्कुल हेनरी विवियन डेरोजियो जैसे हैं, वेद बिल्कुल राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर और विवेकानंद वाले हैं। लेकिन राधाकांत देव जो बात कर रहे हैं वो मनुस्मृति के बाद का, यानी कि गुप्त साम्राज्य में जो गुप्ताज के टाइम पे 300 BC में, 300 AD में जो कुरीतियां आ गई थी हिंदू समाज में, वो बनी रहनी चाहिए। ब्राह्मणवाद बना रहना चाहिए, अंधविश्वास सारे बने रहने चाहिए, जातिवाद बना रहना चाहिए। कन्यावध होता था उस जमाने में। अभी फीमेल फेटिसाइड होता है तो बड़ा चोरी छुपे होता है, कानून बना हुआ है PNDT, लेकिन फिर भी फीमेल फेटिसाइड होता है, कन्या भ्रूण हत्या होती है। डॉक्टर से मिलके जैसे ही पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है तो उसका एबॉर्शन कराते थे, अभी भी होता है। लेकिन अभी शिशु ने जन्म नहीं लिया, 3-4 महीने का शिशु है, उसका सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, पता चल गया कि इसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, इतने में उसकी हत्या कर देते।
तो अभी क्या है कि एकदम आंखों के सामने ऐसे डेड बॉडी वगैरह दिखती नहीं है, उसको वो बायोलॉजिकल वेस्ट के नाम पे उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। और वो जनरली माता पिता को नहीं दिखाया जाता, खास करके मदर तो उस समय में अनकॉन्शियस होती है, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया देते हैं तो वो तो होश में होती नहीं है, तो उसको तो दिखाया नहीं जाता। लेकिन घर के लोगों को भी नहीं दिखाया जाता है कि वो, क्योंकि उस डेड बॉडी का उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन अभी ऑर्गेनोजेनेसिस उतने अच्छे से नहीं हुआ, तो ऑर्गन्स इतने साफ दिखते नहीं हैं, केवल बर्ड्स दिखती हैं, किसी किसी में ऑर्गन्स भी दिखते हैं। तो वो लोगों में ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती, लोग उसको मर्डर नहीं मानते, देखा जाए तो मर्डर ही है। लेकिन उस समय में कन्या भ्रूण हत्या के बजाय कन्या वध होता था, बालिका वध होता था, मतलब बकायदा कन्या शिशु को ऐसे पोर्च में लाया जाता था और घर का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता था वो अपने पांव से उसके नेक पर जूते से उसको मसलता था अच्छे से, पावर से, पूरी ताकत से, और वो तड़पती थी शिशु। और उसके बाद शराब और खाना और सेलिब्रेशन होता था, उसके बाद खाना होता था। मतलब एक वो हमारे यहाँ एक परंपरा थी हिंदुओं में। ये सब तथाकथित चीजें शुरू हुई है, ये सब कुरीतियां थी, अंग्रेज मिटा के गए हैं। ये महिला को जलाना, जाति प्रथा, ये सब खत्म करके गए। उस जमाने में अंग्रेज आए तो यही तो रेनेसा है, यही रेनेसा है। आप पढ़ेंगे ना कि किसने क्या किया है, डलहौजी ने क्या किया है, उसने क्या किया है। ठीक है, उन्होंने भारत को लूटा, लेकिन एक ये कहा कि तुम इंसान हो, जानवर हो, ये क्या करते हो, और वो भी धर्म के नाम पे करते हो। और ये जिन लोगों के नाम हम पढ़ रहे हैं, ये सब जगाने वाले लोग थे, समाज को जगाने वाले लोग, कि इन सब जो बुरे कर्म हैं इन सबको हटाना चाहिए, और खास करके धर्म के नाम पे जो कुकर्म हो रहा है समाज में, इसको हटाइए। ठीक है ना, तो ये बहुत खतरनाक थी। उसको बोलेंगे इन्फेंटिसाइड, उसको कहा जाता था इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। कन्या शिशु हत्या को बंद कराया गया। और देखिए क्या होता है कि कई बार हम लिपापोती कर देते हैं, लेकिन आंकड़े तो बयान करते हैं ना। जब आप सेक्स रेशो देखते हैं, लिंगानुपात देखते हैं, हरियाणा का देखते हैं, जब आप भिंड मुरैना का देखते हैं, जिन इलाकों में ऑनर किलिंग होती है कि लड़की यदि किसी लड़के के साथ चली गई तो लड़के को भी मार डालेंगे, लड़की को भी मार डालेंगे, तो वो लोग अपनी इज्जत को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि लड़की पैदा हुई मतलब एक ना एक दिन ये हमारी नाक कटाएगी, क्योंकि एक तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, एजुकेशन देने कभी भेज दिया तो फिर किसी के साथ चल देगी तो बदनामी होगी, तो इसको बचपन में ही खत्म करो। तो NH-10 मूवी देखी होगी, NH-10 इसी पे बनी थी। तो खास करके हरियाणा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां शादियां हुई नहीं लड़कों की, क्योंकि वहां लड़कियां ही नहीं है। आसपास के कई, हरियाणा में बहुत कम है लिंगानुपात, क्योंकि वहां पर फीमेल फेटिसाइड होता है, कन्या भ्रूण हत्या होती है, बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में होती है। नहीं होती तो फिर रिजल्ट्स आते हैं ना, आखिर तुम्हारे यहीं पे क्यों कम है भाई सेक्स रेशो। राजनाथ गांव में तो जहां आदिवासी रहते हैं वहां 1000 पे 1070 लड़कियां हैं। आदिवासियों में इस प्रकार का कोई इज्जत का भाव नहीं है लड़कियों को लेकर, कि घर लड़की हमारे घर की इज्जत है और ये नाक कटा देगी, ऐसा कोई भाव ही नहीं है। तो उनके यहाँ अपने आप नेचुरल तरीके से जो संख्या, नेचर ने जो संख्या दी है वो लगभग 1000 पे 70-80 लड़कियां ज्यादा दी है, 100 लड़कियां ज्यादा ही देती है नेचर ज्यादा देती है। तो ये अगर 800 है, 750 है 1000 पे लड़कियां, केवल 750 है, इसका मतलब आपने कुछ न कुछ किया है। केरला में तो नहीं है, लिटरेसी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशो वहीं पे, इधर ओके चेंज। तो हम बात कर रहे थे फीमेल फेटिसाइड की, तो वो दरअसल सच्चाई तो है, क्योंकि जहां पर समाज में ऐसा वातावरण है, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, खाप पंचायत होती है ना, काफी चर्चा होती है हरियाणा के खाप पंचायत की, जिनमें वो सजा सुनाते हैं, मौत की सजा सुनाते हैं। अब वो आधुनिक कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं,
हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनमें नहीं जाते हैं। गांव की पंचायत होती है, उसमें मुखिया फैसला करता है कि क्या होना चाहिए, उसको खाप पंचायत कहते हैं। अभी खिलाड़ियों को पदक वापस लौटाना और ये और वो सब खाप पंचायत वाले थे ना वहाँ दिल्ली में, वो जो कुश्ती के खिलाड़ी हड़ताल पे बैठे थे तो उसमें खाप पंचायत वाले भी आ गए थे। तो ये सब चीज़ें माहौल बनता है। तो ये सब हरियाणा का पढ़िएगा, सब इशूज़ हैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत प्राचीन समय से है और ये कुरीतियाँ जो है ख़त्म करने का प्रयास हुआ। हेनरी विवियन डेरोजियो ने ये सब किया, लेकिन बहुत जल्दी 24 साल की एज में हैजे से उनकी मौत हो गई, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाए, लेकिन उनके विचार फिर बहुत दूर तक फैले। मद्रास में भी यंग, जैसे यहाँ यंग बंगाल मूवमेंट था, इनका जो मूवमेंट था वो था यंग बंगाल मूवमेंट, युवाओं के लिए आंदोलन का नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। ऐसा ही यंग मद्रास, यंग बॉम्बे, तो कई कॉलेजेस में इनके क्लब बनने लग गए और डेरोजियो के विचार लोग सुनाने लगे। तो क्रांति थी उस जमाने के हिसाब से, बहुत बड़ी क्रांति। फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आए जिन्होंने शिक्षा के ऊपर, नारी शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम से आप टाइटल से देख रहे हैं, विद्यासागर, विद्या के सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, विद्या, विद्या के सागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो शुरू में तो क्लर्क की नौकरी करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने सबसे बाद में, सब तरफ से रिजाइन दे के आ गए, बाद में वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने। बांग्ला भाषा उस समय में भाषा नहीं थी बल्कि एक बोली थी। ईश्वरचंद विद्यासागर जब बंगाल में सक्रिय हो रहे थे तब बांग्ला भाषा भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में नहीं थी। लैंग्वेज के रूप में होने के लिए डायलेक्ट थी, बल्कि क्या थी, एक डायलेक्ट। डायलेक्ट मीन्स बोली। आप लोग देखते होंगे कुछ भाषाएं मध्य प्रदेश में भी बोली जाती हैं, लेकिन वो भाषाएं नहीं है बल्कि क्या है, बोलियां हैं। हम बोलते हैं बोलियां, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, ये सब बोलियां हैं। भाषा होने के लिए ग्रामर होना बहुत जरूरी है, अल्फाबेट होना बहुत जरूरी है। उस भाषा के अल्फाबेट होने चाहिए, अल्फाबेट हो, ग्रामर हो और बकायदा उसे लिखा जाता हो। अभी क्या करते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, है ना। जैसे वो मोड़ा बोलते हैं तो मोड़ा बोल देते हैं उसको, लड़के को मोड़ा बोल दें, मोड़ी बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो होने को बोलते हैं भया, भयो या हुआ, मतलब हैपन, व्हाट हैपन, का भया या क्या भयो, का भयो, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो लैंग्वेज है वो तो हिंदी हुई ना, हिंदी बोल रहे हैं आप। देखा जाए तो लिखने में हिंदी लिख रहे हैं, देवनागरी में लिख रहे हैं, आपकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाली को स्क्रिप्ट दिया है, एक तरह का अल्फाबेट दिया है फर्स्ट टाइम। तो आज जो बंगाली लैंग्वेज है, आज बंगाली क्या है, बोली नहीं है बल्कि क्या है, एक लैंग्वेज। उसका क्रेडिट किसको जाता है, ईश्वरचंद विद्यासागर को। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान है और कितनी बड़ी जनसंख्या है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है बंगाली, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ है। और हिंदी तो हम लोग, बहुत सारे लोग जिसको मालवी बोलते हैं, उसको सबको हम हिंदी बोल देते हैं कि ये हिंदी है। इसमें तो बहुत सारी बोलियां हैं। हिंदी जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बहुत सारे आ जाते हैं। मथुरा की जो ब्रजभाषा है वो भी हिंदी हो जाती है, शौरसेनी है वो भी हिंदी हो जाती है, खड़ी बोली जो है वो भी हिंदी हो जाती है। तो क्षेत्रीय बहुत सारी रीजनल डायलेक्ट्स जो हैं उसको हम हिंदी कह देते हैं, इसलिए हिंदी की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है। अदरवाइज तो हिंदी माइनॉरिटी है। तमिलनाडु में तो तमिल ही बोली जाती है, मराठी में तो मराठी ही बोली जाती है, महाराष्ट्र में तो गुजरात में गुजराती ही बोली जाती है। और गुजरात की जो गुजराती है वो पूरी एक छोर से दूसरे छोर तक एक जैसी गुजराती है। मराठी पूरी एक जैसी है, तमिल पूरा एक जैसा है, बंगाली पूरी एक जैसी है, उसमें ऐसे बदलाव नहीं आते जैसे हिंदी में आते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग उसको हिंदी भाषा बोलते हैं क्योंकि हिंदी सबसे बड़ी भाषा है। क्योंकि उत्तर भारत में सबसे बड़ा हिंदी बेल्ट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हिंदी बेल्ट। बात समझ रहे हैं ना। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने वो किया। दूसरी चीज,
मिस्टर बैथून जो उस समय में महिला शिक्षा के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने उनको प्रिंसिपल बनाया। बैथून कॉलेज के इंस्पेक्टर बने, सबसे पहले उसके इंस्पेक्टर बनाए गए कि आप हमारे स्कूल चेक कर दीजिए, आप महिला शिक्षा के लिए बहुत करते हैं, तो थोड़ा सा लड़कियां पढ़ने आती हैं, तो और कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, आप इंस्पेक्टर बन जाइए। बाद में उनको उनका चार्ज दे दिया। तो बैथून कॉलेज, बैथून स्कूल, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ईश्वरचंद विद्यासागर। फिर उन्होंने खुद ने भी स्कूल चलाए, कुछ और स्कूल चलाए जो कन्या शिक्षा के लिए थे, और जाति प्रथा के विरुद्ध काम करते थे। गरीबों के लिए बहुत सारी बातें की उन्होंने। गरीबों के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी उनके मन में, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉम्पेशन था, इमेंस कॉम्पेशन फॉर ऑप्रेस्ड क्लास, ठीक है ना, और फॉर वीमेन। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन इमेंसिपेशन के लिए काफ़ी काम किया। और जो उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला जो काफ़ी फेमस हुआ, उसका नाम था सोम प्रकाश, जिसको परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसे ईश्वरचंद विद्यासागर का एक नोट्स तैयार कीजिए। मैंने इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की है। और एक बहुत बड़ा काम किया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। और न केवल उन्होंने ये अधिनियम बनवाया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विधवा से की, और पहला विधवा विवाह भी उन्होंने करवाया भारत में। उससे पहले विधवा विवाह नहीं होते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। विधवा विवाह नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे क्या वैदिक काल से? नहीं, वैदिक काल में थी, गुप्ताज में आकर के कुरीतियां आ गई थी। और जाति प्रथा के तो गौर विरोधी थे। तो ये जितने भी लोग हैं इनके 6-7 पॉइंट्स लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए 6-7 पॉइंट, जितने भी पूरे रहने सामने, पहले भी लिखवाएं, आप फिर से लिख लीजिए। पहला, महिला शिक्षा, विमेन एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, विमेन फ्रीडम, विमेन इमेंसिपेशन या मुक्ति, नारी मुक्ति, विमेन इमेंसिपेशन, नारी मुक्ति, नारी उद्धार या नारी मुक्ति, फ्रीडम, और कास्टिज्म, जातिवाद का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। अधिकांश लोग 90% जो रेनेसां वाले लोग हैं मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध, अंधविश्वास का विरोध, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह। अब सती प्रथा का विरोध होगा तो सती नहीं होने देंगे, तो फिर विधवा क्या करेगी? तो उसका विवाह करेंगे। तो दोनों एक साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज। फिर बालिका शिशु हत्या का विरोध, कन्यावध का विरोध, फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसका विरोध। पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं मेंस में। ये सब हुआ है उस समय और इनका प्रयास किया गया, ठीक है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के बाद हम चलते हैं आर्य समाज में। आर्य समाज,
आर्य समाज को बने हुए 150 साल हो गए हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में। तो उसके बाद से 150 साल से आर्य समाज काम कर रहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम उनका मूल शंकर था। मोरबी गुजरात में पैदा हुए थे दयानंद सरस्वती, मूल शंकर नाम था। और उनके जो गुरु थे स्वामी विरजानंद, तो स्वामी विरजानंद महाराज जो उनके गुरु थे, उन्होंने उन्हें तैयार किया कि बेटा मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेदों में मूर्तियों का कोई स्थान नहीं है, मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों में यज्ञ होता था, प्रकृति की पूजा होती थी। वेदों में प्रकृति पूजा है। पवन देवता, वायु देवता को पवन देवता भी बोलता, जल देवता है ना, ऐसे देवता। तो वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र है, जो राजा है। तो राजा ही गॉड है। अभी हम लोग बारिश होती तो बोलते हैं इंद्र देवता कृपा कर रहे हैं, बारिश करवा रहे हैं। तो वर्षा का देवता, तो इंद्र एक तरह से वर्षा का देवता, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। उसी से फिर अन्न उगता है और उसी से फिर किसान समृद्ध होते हैं। तो एक तरह से वो समृद्धता के देवता था। देवियां भी थी, अग्नि, खुद अग्नि देवता भी हैं, देवी भी है एक तरह से। तो गायत्री हैं, सावित्री हैं, ऐसे नाम हैं। तो ये सब देवियां हैं। और बहुत सारे ऋषि हैं और ऋषियों की पत्नियां हैं, सेज और सेजेज वाइफ जो हैं, अपाला, गोशा, से ये ऋषियों की लड़कियां और ऋषियों की पत्नियां, सब विदुषी महिलाएं थी उस समय की। तो वो डिविनिटी मानी जाती है, देवताओं का स्वर्ग। स्वर्ग वो जगह जहां ये सब लोग रहते थे, और उन सब की जो व्यवस्था थी वही देव व्यवस्था थी। उसी को ऋषि व्यवस्था कहते हैं। नीचे थोड़े से जो लोग हैं जिनको ज्ञान पहुंचता है, जो सबको पढ़ने, समाज को पढ़ने लिखाने का काम करते हैं, वो लोग ऋषि और गुरु होते थे, जो साहित्य लिखते थे। और उन्होंने जो कुछ भी देखा, सुना, लिखा, वही सब वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, पुराण तो बहुत बात के हैं, वही सब चीजें। तो ये जो समय है जो आर्य समाज मानता है, वो बोलता है बैक टू वेदास, फिर से वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि अभी जितना भी अंधविश्वास फैला हुआ है धर्म के नाम पर, इस सबको हटाना है, वेदों की तरफ चलना है, यज्ञ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यज्ञ, अग्निहोत्र, यज्ञ करना है और वैदिक तरीके से यज्ञ करना है। बाद में ब्राह्मणों ने यज्ञ में जो दान दक्षिणा लेने के लिए जो नया चक्कर चला दिया, वो नहीं करना है। रिचुअल्स, परंपराएं बाद की नहीं मानना है। कौन सी वाली मानना है? प्राचीन वाली, बिल्कुल ऋषि प्रणीत संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म वाली संस्कृति। सनातन धर्म का मतलब अभी बहुत वर्ड आता है, सनातन। हिंदू के लिए सनातन वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि हिंदू शब्द उर्दू शब्द है, हिंदू उर्दू शब्द है, हिंदी भी उर्दू शब्द है, हिंदुस्तान भी उर्दू शब्द है। इसलिए पाकिस्तान का कोई भी नेता भारत नहीं बोलता, इंडिया भी नहीं बोलता, हिंदुस्तान बोलता। हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ लेना चाहिए, यूं बात करता है, कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि उर्दू में हिंदुस्तानी कहा जाता है। हिंदू उर्दू शब्द है, ठीक है। इंडिया ईसाइयों का दिया हुआ शब्द है, इंडिया। हमारा दिया हुआ शब्द कौन सा है? भारत। जो भारत के लोगों ने दिया वो कौन सा है? भारत। ये संस्कृत में भरतखंडे, आर्यावर्ते देशांतर्गते, भरतखंडे जो हम बात करते हैं, भरतखंड खास करके। लेकिन भरतखंड के लिए भी जब बात करते हैं तो वो नर्मदा के ऊपर वाला भाग है। साउथ को फिर वो दक्षिणावर्त को हम लोग असुरों का क्षेत्र मान लेते हैं, राक्षसों का। तभी तो राम जब वनवास के समय में वहां जाते हैं भगवान, तो फिर बोलते हैं असुरों से लड़ाई, दैत्यों से लड़ाई, जनस्थान, दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ से जैसे ही प्रवेश करते हैं साउथ में, तो राक्षस मिलते हैं, मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सब।
रावण का क्षेत्र, शूर्पणखा वहीं तो आती है। ये तो राक्षसों, काले रंग के जो लोग हैं, आदिवासी जो है, तमिल, उन्हीं को राक्षस कहा गया, ब्लैक पीपल, निग्रो। द्रविड़, अभी वर्ड यूज होता है द्रविड़, द्रविड़ भाषाएं। तो कौन सी द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है सब चीज? हाँ, तो ये है। तो भरतखंड, ये वाली है बात जो हम बात कर रहे थे। तो कहाँ थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, आर्य समाज। तो आर्य समाज जो है, इसलिए आर्य बोलते हैं वो। आर्य जो संस्कृत भाषा बोलते थे और यज्ञ करते थे, आर्यंस, आर्यन पीपल, इसलिए आर्य समाज है। अनार्य मतलब द्रविड़, जो आर्य नहीं है, उनको बोलते थे अनार्य। एक आर्य और एक अनार्य, ठीक है। दो प्रकार के लोग थे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, शारीरिक लक्षणों के आधार पर। रेस मतलब शारीरिक लक्षणों का, जाति के आधार पर नहीं, रेस के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर। तो ये आर्य समाज उसकी बात करता था कि जो आर्य थे वो यज्ञ करते थे, वेदों को पढ़ते थे, वैदिक मंत्रों को पढ़ते थे। उनके यहाँ जातिवाद नहीं था, उनके यहाँ महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, स्त्री शिक्षा होती थी, विधवा को जलाते नहीं थे, ये सारी बातें। लेकिन ये रिवाइवलिस्ट थे, ये रिफॉर्मिस्ट नहीं थे। जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर सुधारवादी हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं। राजा राम मोहन राय रिफॉर्मिस्ट हैं, हेनरी विपिन डेरोजियो रिफॉर्मिस्ट हैं, केशव चंद्र सेन रिफॉर्मिस्ट हैं, दयानंद सरस्वती रिवाइवलिस्ट हैं। फिर से हम वहीं जाएंगे, सुधार उधार नहीं करेंगे, फिर से वहीं जाएंगे। सुधार उधार की जरूरत नहीं, हमको कंप्लीट चेंज करना है, हमको पूरा का पूरा वहीं ले जाना है वापस, फिर से बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले जो वेद थे वो वाले। ठीक है, अभी दो आरएसएस वाले भी अभी दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो हमको दयानंद सरस्वती पे फोकस करना, एक स्वामी विवेकानंद पे फोकस करना। लेकिन दयानंद सरस्वती पे फोकस करना बड़ा रिस्की है, क्योंकि जितने भी इंटरकास्ट मैरिजेस की शुरुआत हुई है वो दयानंद सरस्वती ने की है। अंतरजातीय विवाह में भी ऑनर किलिंग होती है। बात ये थोड़ी कि जो लड़के मुसलमान होते हैं और वो लव जिहाद के नाम पे हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं तो उन्हीं का विरोध होता है। केवल मुसलमान लड़कों का विरोध नहीं होता, हिंदू समाज में भी सारी जातियां अपनी ही जाति में विवाह करना चाहती हैं। एंडोगेमी उसको बोलते हैं, एंडोगेमी। एक्सोगेमी कोई नहीं चाहता। रक्त की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ ब्लड वाला कंसेप्ट है। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट, उसको बोलते हैं प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूट नहीं होने देना, प्रदूषित नहीं होने देना है जाति को। रक्त शुद्ध होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और रक्त शुद्ध कब रहेगा? जब हमारे रक्त के साथ कोई भी ऐसा रक्त ना मिले जो गैर जाति का हो, निम्न जाति का हो, खास करके निम्न जाति का हो। लेकिन उच्च जाति, मैंने ऐसे विरोध भी देखे हैं जहां लड़की जो है वो निम्न जाति की है, वो लड़का उच्च जाति का। वेदों के समय में और उसके बाद में जब पंडितों ने उसके लिए शास्त्रोक्त कुछ सुझाव दिए तो उनमें उन्होंने कहा था अनुलोम विवाह हो सकता है। अनुलोम विवाह मतलब ऊंची जाति का लड़का और नीचे जाति की लड़की, वो विवाह हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रतिलोम विवाह मतलब जो कन्या है उसकी जाति ऊंची हो और लड़के की जाति नीची हो, तो नीची जाति का लड़का नहीं चलेगा, इसको प्रतिलोम विवाह माना गया। तो शास्त्रों के हिसाब से इसको गलत मान लिया। तो अनुलोम विवाह समाजशास्त्र में भी आप पढ़ते हो, एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो अनुलोम विवाह हो सकते हैं। लेकिन अनुलोम विवाह के लिए भी हत्या होते हुए देखी मैंने, जब हम नौकरी में थे तो हमने देखा कि उसके लिए भी हत्या हो जाती है। यानी कि लड़का अपर कास्ट का है, लड़की लोअर कास्ट की है। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि शास्त्र बोलते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बोलते नहीं, इससे नीचे जाति की लड़की आएगी तो हमारे बच्चों का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा,
और संपत्ति का वारिस तो बन जाएगा उसका बच्चा। नीचे जाति से जो महिला आएगी, लड़की होगी, वो बच्चे को जन्म देगी, वो अपना सरनेम किसका लगाएगी? पिता का। संपत्ति भी उसके पास चली जाएगी। हम ये सहन नहीं कर सकते, तो उसका मर्डर हो गया। तो इसके लिए भी ऑनर किलिंग हो जाती है। तो कुल मिलाकर के भारत में जातीय शुद्धता वाली बात इतनी खतरनाक है। ऐसे में ये आदमी उठ खड़ा हुआ 1875 में कि मैं इंटरकास्ट मैरिजेस कराऊंगा। इसलिए आर्य समाज मंदिरों में होती है, अभी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लड़का लड़की भाग करके आर्य समाज मंदिर में चले जाते हैं। वो लोग सिक्योरिटी भी देते हैं, वहाँ हवन में बिठाते हैं, दोनों का फेरा करवा देते हैं, सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट पूरा मैरिज सर्टिफिकेट की तरह मान्य होता है। फिर आप एडीएम के या नगर निगम में जा करके जाति का वो मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं उसके बेस पे। आज भी कराता है। तो दो तरह के लोग थे इसमें, बहुत ही कट्टर हो गए कुछ लोग। 1901 आते आते स्वामी श्रद्धानंद, जो लाला मुंशीराम थे, ये अधिकांश लोग, लाला लाजपत राय, लाला मुंशीराम, लाला हंसराज, तो दिल्ली का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जहाँ शाहरुख खान पढ़े हैं वो वाला जो कॉलेज है लाला हंसराज कॉलेज, वो हंसराज कॉलेज आर्य समाजी आदमी का था। आर्य समाज को फॉलोअर्स जो मिले वो सब बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह के पिता, भगत सिंह के बड़े भाई सब आर्य समाजी थे। भगत सिंह कट्टर आर्य समाजी थे। लाहौर में बहुत बड़ा केंद्र था आर्य समाज का। लाहौर, अजमेर, मुंबई, मथुरा, बनारस, यहाँ आर्य समाज, आगरा बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हमारे गुरुजी आर्य समाजी थे, बाद में इन्होंने गायत्री परिवार बनाया। शुरू में ये आगरा के अध्यक्ष थे आर्य समाज के, तो वही मंदिर और मूर्ति पूजा में ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने गायत्री की मूर्ति, गायत्री की मंदिर वो सब दिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था। उनका उद्देश्य मंदिर बनाना नहीं था, इसलिए ऊपर वहाँ बाहर देखेंगे मंदिर नहीं लिखा हुआ है, जन जागरण का केंद्र, अवेयरनेस सेंटर है ये, यहाँ पर जागरूकता, इसीलिए हम यहाँ पढ़ा पा रहे हैं। मंदिर में आप देखो, दूसरे मंदिरों में तो आरती पूजा होती रहती, कौन पढ़ाता है? तो ये आर्य समाज की देन है, खुली विचारधारा, ओपननेस। वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडियन एजुकेशन की बात की कि वैदिक चीजें पढ़ाएंगे, इसलिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी स्कूल्स, आपने पूरे देश में देखे होंगे डीएवी स्कूल्स, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो ये जो लाला हंसराज हैं, जो लाला लाजपत राय हैं, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में पंजाब से थे, ये सब ऐसे लोग थे जो इंग्लिश को आगे बढ़ाना चाहते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आना चाहते थे, और आर्य समाजी भी थे। तो भगत सिंह जो नास्तिक थे वो इसी वजह से थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, आर्य समाज की वजह से। इसलिए भगत सिंह की जो विचारधारा है वो नास्तिक विचारधारा है। कभी आप आर्टिकल पढ़िए, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह ने लिखा है, आप हिल जाएंगे, बहुत ही खतरनाक। उनके घर में आर्य समाज का ही माहौल था, मूर्ति पूजा नहीं, यज्ञ होता था, गायत्री मंत्र होता था, वैदिक मंत्र होते थे, लेकिन मूर्ति नहीं होती थी, मंदिर नहीं जाते थे। तो आर्य समाज मंदिर भी आपको कभी दिखेंगे तो मंदिर लिखा रहता, लेकिन मंदिर जैसा कुछ होता नहीं हो, एक यज्ञ कुंड होता है और पीछे गायत्री मंत्र लिखा रहता, मंदिर नहीं होता। अधिकांश क्रांतिकारी आर्य समाजी थे, और आर्य समाज के मंदिर क्रांतिकारियों के रुकने का अड्डा होते थे। ठीक है, तो जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग आर्य समाज के मंदिरों में रुका करते थे। उनके रुकने की, सिक्योरिटी की, एक जगह से दूसरी जगह, अंग्रेजों से बचाने में काम आते थे आर्य समाज के मंदिर। और पहले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती जिन्होंने राष्ट्र प्रेम सिखाया है, राष्ट्र भक्ति सिखाई है। उससे पहले ये जो लोग हैं ये रिफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने स्वदेश, स्वराज्य, होम रूल, स्वराज शब्द दिया। सबसे पहले स्वराज शब्द को यूज करने वाले दयानंद सरस्वती। स्वधर्म, खुद का धर्म होना चाहिए, खुद की भाषा होनी चाहिए। स्वदेश, खुद का देश होना चाहिए। स्वजाति, हमारी खुद की होनी चाहिए, यानी आर्य जाति, और हम सब में एकता होनी चाहिए, और प्रेम होना चाहिए, और इस देश की भक्ति होनी चाहिए, यानी राष्ट्रभक्ति। ये वाली बातें जो कोई करता है तो वो है दयानंद सरस्वती। तो इसलिए उनका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा ना, तो इसलिए उनको सुनने वाले, उनकी किताब को पढ़ने वाले,
जो लोग होते थे वो क्रांतिकारी हो जाते थे, वो फिर गांधी की भी नहीं सुनते थे। गांधी बड़े सॉफ्ट हैं, गुजरात से निकल करके आते हैं, वैष्णव जनते ने कहिए, नरसिंह मेहता के भजन गाते हैं, मंदिर के मूर्ति को मानने वाले, इसलिए डेली मंदिर जाते थे। उनको जो अंत में गोली मारी थी वो मंदिर में दर्शन के लिए ही जा रहे थे, भगवान के दर्शन करते थे। वो आर्य समाजी नहीं थे, वो कट्टर हिंदू थे और राम के भक्त थे। उनकी समाधि पे हे राम लिखा है, अंतिम शब्द भी हे राम। और रघुपति राघव राजा राम सबको गवाते थे, मुसलमानों को भी। आया समझ में? तो राम गांधी से कट्टर हिंदू कोई हुआ नहीं है। गांधी से कट्टर हिंदू जब नाथूराम गोडसे मरा था तब उसने हे राम बोला था या नहीं बोला था गारंटी नहीं है। फांसी से पहले भी भजन किया था कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो करते थे। जब इनको गोली मारी थी उससे पहले सबको रघुपति राघव राजा राम गवा रहे थे, और जब गोली मार दी तो उसके बाद भी हे राम ही बोले। तो ये पक्का राम भक्त थे, और ये पंचायती राज की बात नहीं करते थे, उसको ये राम राज्य बोलते थे। तो जिस डेमोक्रेसी में हम लोग पंचायती राज शब्द यूज करते हैं कि पंचायती राज अधिनियम, वो बोलते हैं राम राज्य। हर गांव में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य शब्द यूज करते थे वो गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता। तो बात को समझिए उस चीज को। केवल मार्केट में जो व्हाट्सएप पे चल रही सूचनाएं हैं वो सही नहीं है। समाधि को जाके देखिए क्या है। कितने लोग जानते हैं कि राम अंतिम शब्द थे हे राम। उनको पता है कि मैं मरने जा रहा हूं, तो फिर वही जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वही तो बोलेगा ना आदमी जिंदगी में, जो जिसके अलावा वो नहीं बोलना चाहता। पूरी जिंदगी हो सकता है झूठ बोला हो, अंत में जब मालूम है कि मैं मर रहा हूं तब तो मुझे नहीं लगता वो गलत बोलेगा। और तब उस व्यक्ति ने हे राम बोला था, ठीक है। और उसको हिंदू नहीं मार डाला, और हिंदुत्व के नाम पे ही मार डाला कि हिंदू नहीं है। कमाल है ना, बहुत ही खतरनाक चीज है। मतलब कोई मुसलमान आके नहीं मार रहा उसको, कोई ईसाई ने, अंग्रेज ने गोली नहीं मारी, हिंदू ने मारी कि ये हिंदू नहीं है और ये बदमाश है और ये हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। अंबेडकर सबको दलित बनाना चाहते थे, एक अलग जाति ले जा रहे थे पुना पैक्ट में। गांधी आमरण अनशन करते हैं कि नहीं, ये 35-40 करोड़ लोग जो ये जो 35% लोग जो है 40%, ये सब हिंदू है। अनशन पे बैठे थे 30 दिन तक, और उन सबको हिंदू बना के रखा। नहीं तो ये जो अभी जो हिंदू हैं ये सब अल्पसंख्यक हो जाते। 35% सब पूना पैक्ट हो जाता, तो पूना पैक्ट नहीं होता तो 1947 में दलितों का एक देश बनता पाकिस्तान की तरह, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट हो रहा था। सेपरेट इलेक्टोरेट हो रहा था। अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाह रहे थे। 1932 मैकडोनाल्ड अवार्ड पढ़िए क्या था। गांधी ने अनशन करके सबको हिंदू बना के रखा, सबको मंदिर में प्रवेश करवाया, हरिजन नाम की पत्रिका निकाली, अछूत उद्धार के लिए काम किया, तो हिंदू धर्म को बचाया। 40% जनसंख्या को हिंदू धर्म से बाहर जाने से रोका। बात समझ में? मुसलमानों से रघुपति राघव राजाराम गवाया, सामने बैठते थे, गाते थे, और वो हिंदू नहीं है। अजीब बात है ना। तो वही है, तो पढ़ेंगे तो होगा, नहीं तो भाई व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, उससे पागल हो जाओगे। धीरे धीरे ये सब लोग पागलपन के दौरे पड़ेंगे, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, अंदर से हिल जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सूचना, बड़ी अच्छी मैसेज है हेल्थ के ऊपर। अभी पिछले दिनों मैंने भी ऑब्जर्व किया, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने फीडबैक लिया। जितने भी लोग ईयरफोन लगा के पढ़ते हैं उनका नींद डिस्टर्ब हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा स्टडी है। अब मैं हो सकता है अभी रिसर्च करूं आगे जाके, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन आप लोगों के लिए, खास करके यूट्यूब पे भी जो मेरा लेक्चर सुनते हैं बच्चे, उनके लिए, जितने भी लोग ईयरफोन लगाकर, खास करके जो सोफिस्टिकेशन में जाते हैं, खास करके एप्पल का और उनका जो वो लगाते हैं क्या बोलते हैं, आईपॉड, आईपैड, नहीं हाँ जो भी मेरे पास भी है, मैंने भी उसको 1-2 बार यूज़ किया। मैंने देखा 2 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है। 2 घंटा यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद नींद गायब।
आप 2 घंटा यूज़ करके देखो, उस दिन रात को नींद डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। तो दरअसल बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं कान में, ब्रेन में हमारे, ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और जो जितना ज़्यादा आपको बहुत रियलाइज़ कराएगा, ओरिजिनल चीज़ें रियलाइज़ कराएगा, कि आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, तबला उधर बज रहा है, संतूर उधर बज रहा है, सारंगी उधर बज रही है, मजीरा उधर बज रहा है, कोई भजन सुन रहे हैं राम जी का, और सब अलग अलग जगह बैठे हुए हैं लोग और सब बजा रहे हैं, तो और आपको ऐसा ही महसूस भी हो रहा है कि, तो इसका मतलब बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट वो आपको डैमेज बहुत भयंकर पहुंचा रहा है। सबसे सस्ता वाला और जो डोरी वाला है वो मुझे लगता है सबसे कम डैमेज पहुंचाता है, वो भी खराब तो करता ही है, और इसकी वजह से ब्रेन में इतना डिस्टरबेंस होगा और पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, और आप बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, बॉडी खराब हो जाएगी आपकी। कई बार आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं तो ये जो राइट वाला पाँव है ये गड्ढे में गिरने वाला है, तो आप जानबूझ के बहुत ध्यान से रखेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी लगेगा कि लेफ्ट वाला हिस्सा जमीन में धंस रहा है, पाँव उठाना बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ भी ब्रेन महसूस करेगा। ये पागलपन की हद से भी बहुत बेकार है, और पढ़ाई लिखाई तो भूल ही जाइए, कुछ बनना वनना तो बहुत दूर की बात। आजकल बच्चे क्या है, यूट्यूब पे लेक्चर सुनने के सब चक्कर में, कि घर वालों को सुनाई ना दे कि क्या सुन रहे हैं, कान में लगा लेते हैं और लंबे समय तक सुनते हैं। आप सबकी नींद गायब हो जाने वाली है। 2-2 बजे तक भी नींद पूरी नहीं होती लोगों की, दिन में 2 बजे तक, 5 बजे सो रहे हैं, दिन में 2 बजे तक सो रहे हैं, उसके बाद भी सिर भारी है। तो ये कौन सी तैयारी कर रहे हो भाई? स्क्रीन सामने रखो, फ़ोन को दूर रखो, स्क्रीन को सामने रख करके सुनो, दूर से सुनो, जैसे आप टीवी पे सुनते हो, देखते हो, पीसी पे सुनते हो, लैपटॉप के भी। कान में लगाना बंद करो। और अगर 6 महीने लगाया, 2 साल लगाया आपने कान में और आपको दिक्कत आ गई, तो अब 6 महीने बाद रिजल्ट आएंगे जब आप लगाना छोड़ दोगे। थोड़ा समझिए उस चीज को। कई लोग सोच रहे हैं कि मैं 3 दिन कान में नहीं लगाऊंगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फालतू बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी खराबी हुई है 2 साल में, तो ठीक होने में 6 महीने तो लगेंगे, और ज़्यादा डैमेज हो गया तो डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, स्टेलमेट और वो सब उस टाइप की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, जो आपका संतुलन बना के रखती है ब्रेन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, ये मेरी रिसर्च है। ये सैमसंग वाले और एप्पल वाले कभी करके नहीं बताएंगे, ना ही ये R&D करने देंगे। ठीक है, मैं हो सकता है इसमें आगे रिसर्च करूं, अब ये मेरा कॉपीराइट है ठीक है, अब ये मेरा पेटेंट है, तो मैं इसमें करूंगा आगे जाके। लेकिन बाकी अभी तो मैं इतनी सूचना आप लोगों के लिए दे दूं कि ये है बड़ा डेंजरस, इससे बच के रहिए। लगता अच्छा है, कोई नहीं सुन रहा, हम सुन रहे हैं, आवाज़ साफ आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन ब्रेन खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन को बेवकूफ़ बनाता है, वो रियलाइजेशन करवाता है, ओरिजिनल आवाज़ सुनाता है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। और एग्ज़ाम में तो उस ब्रेन से आपको काम लेना है। तो सुनिए, ज़रूर सुनिए, यूट्यूब सुनिए, सब कुछ देखिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन दूर से, कान में मत लगाइए नहीं तो बहरे भी हो सकते हैं, कान खराब हो सकते हैं, फ्लूइड सूख सकते हैं, और तेज साउंड में सुनेंगे तो वही डेसिबल बहुत ज़्यादा होगा, तो फ्लूइड उछल उछल के ही ड्राई हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएगा वो लिक्विड ही, क्योंकि ये सब फ्लूइड का गेम है। जो नर्वस कंडक्शन होता है, नर्व कंडक्शन जो होता है, उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उसमें फ्लूइड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक तरह से लिक्विड है, तो उनका ख्याल रखिए। वो प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। आर्टिफिशियली आपके डॉक्टर फिर आपको उल्टी सीधी दवाइयाँ देके और साइड इफेक्ट करवा देंगे, और ये बहुत अच्छे डॉक्टर कैसे मिलेंगे? अभी उनको रीज़न ही पता नहीं है डॉक्टरों को। वो स्क्रीन टाइम का बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना है आपका। आजकल आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन तो नहीं देख रहे, चश्मा लगा लो, सर दर्द हो रहा है तो। माइग्रेन हो गया यंग बच्चों को, 20-20 साल के बच्चों को माइग्रेन है, भयंकर सर दर्द होता है, फटा जा रहा है, अंदर की जो लेयर्स है मेनिंजेस जिनको बोलते हैं, वो मेनिंजेस सूज जाती हैं, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और फिर 2-3 दिन बाद सर दर्द ठीक होता है, जब वो मेनिंजेस का स्वेलिंग कम होता है। तो दौरे पड़ते हैं इनके मेनिंजेस के, यानी कि 3-4 दिन तक दर्द रहेगा। ये सब देन है उसकी, ईयरफोन की, एयरबड्स की, ध्यान रखिए।
मेरे पास है तो सैमसंग का भी है, एप्पल का भी है, एक दो डोरी वाला भी, लेकिन मैं उसको बहुत कम लगाता हूँ। लेकिन अब बीच में मैंने थोड़ा कोशिश किया, फ्लाइट में था इधर उधर, तो मैं सोच रहा टाइम एयरपोर्ट पे लेट होते हैं, तो मैं यूज़ करने लगा, तो देखा पूरा डिस्टर्ब हो गया। बाद में समझ में आया कि मैंने कई लोगों से पूछा, स्टडी किया, बहुत सारे सैंपल इकट्ठे किए, पता चला कि वो ये डेंजर है। तो ये मैंने शेयर किया, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा बच्चे लगा रहे हैं और बल्कि महंगा लाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लाने की कोशिश करते हैं, उसमें और ज़्यादा डेंजर है। एकदम सस्ता वाला फिर भी ठीक काम करेगा आपको मतलब जो काम खराबी आपके 2 साल में आने वाली है वो 4 साल में आएगी, वो 6 महीने में ले आएगा, बहुत ज़्यादा महंगा, वो 6 महीने में ही कान खराब कर देगा और दिमाग भी। ठीक है, पढ़ने लायक लिखने लायक बचेंगे नहीं, एग्जाम में नींद आएगी आपको, एग्जाम वाले दिन आप सो ही नहीं पाएंगे, तो एग्जाम में नींद आएगी। एग्जाम थोड़ी रात को होती 2 बजे, एग्जाम तो दिन में होती है जब जो आपका सोने का टाइम है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम बात खत्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की